देखिए साहब, इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे केमिस्ट्री मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट सीरीज़ के पार्ट 1 के बारे में। इसके पहले हमने मैथमेटिक्स का 10 पार्ट अपलोड कर दिया है टेस्ट सीरीज़ का, और फिजिक्स का 5 पार्ट अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने इन दोनों सब्जेक्ट का नहीं देखा है टेस्ट सीरीज़, तो आप पूरे टेस्ट सीरीज़ को सॉल्व करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करके आसानी से सभी सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से टेस्ट सीरीज़ लगाना सॉल्व कर दिया, तो 100% ये गारंटी है कि आप एंट्रेंस एग्ज़ाम क्रैक कर जाएंगे। ये हमारा केमिस्ट्री का सबसे पहला पार्ट है, इसलिए इस पार्ट में बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को हम देखने वाले हैं और इसके कंसेप्ट को समझने वाले हैं, इसलिए लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। इससे पहले हम इस वीडियो को शुरू करें, आप देख रहे हैं हमारा चैनल पांडे जी टेक्निकल। मैं हूं आपका दोस्त रोशन पांडे। आइए अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट इसका आंसर दीजिए कि निम्न में से किसको आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। इन 4 ऑप्शन में से किसको आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने आंसर दे दिया होगा। देखिए, लेवोसिए जो हैं, कई जगह इनका नाम अलग तरीके से भी लिखा जाता है, लेकिन लेवोसिए जो हैं उनको आधुनिक रसायन विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। ठीक है। इसके अलावा अगर आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक के बारे में बात करें, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात करें, तो वो हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जन्मदाता कौन है? लेवोसिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए डिफरेंट नाम लिखा है, लेकिन लिवोसिए, लेवोसियर कई जगह इसी तरीके के नाम दिए जाते हैं, लेकिन लेवोसिए टाइप का है, तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए क्लिक कर देंगे हम। ठीक है, बाकी सभी जो है वो डिफरेंट टाइप के हैं, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, तो फटाफट बताइए कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। मुझे उम्मीद है कि आपने अभी तक आंसर दे दिया होगा। देखिए, पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं होती हैं। पहला ठोस, दूसरा द्रव और तीसरा गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये जो होती हैं ये पदार्थ की 3 मुख्य अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, लेकिन इसके अलावा 2 अवस्थाओं को और भी लिया जाता है, जिसमें पहला है प्लाज्मा और दूसरा है बोस आइंस्टीन संघनित। ठीक है, तो इसे भी आप ध्यान रखेंगे। तो प्लाज्मा को चतुर्थ अवस्था कहा जाता है। प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कहा जाता है। लेकिन पदार्थ की 5वें अवस्था के बारे में अगर पूछा जाए, तो वो है बोस आइंस्टीन संघनित। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कई बार पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान रखेंगे कि प्लाज्मा पदार्थ की चतुर्थ अवस्था है। ठीक है, इसके अलावा ठोस, द्रव और गैस, ये पदार्थ की मुख्य अवस्थाएं हैं, मुख्य 3 अवस्थाएं हैं, तो ये भी चीज़ आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि अमलगम होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, यौगिक होता है कि मिश्रण होता है कि उपधातु होता है कि मिश्र धातु होता है। ये भी क्वेश्चन आपके एंट्रेंस में पूछा जा चुका है, इस बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बताइए आपकी अमलगम क्या होता है। आपने अगर तैयारी की होगी अच्छे से, तो आपको पता होगा कि अमलगम जो है वो एक मिश्र धातु होता है। ठीक है, अमलगम मिश्र धातु होता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि मिश्र धातु किसका होता है, तो इसमें जो आधार धातु होता है वो Hg होता है, पारा होता है। ठीक है, देखिए अमलगम जो है वो एक तरीके से मिश्र धातु होता है। बहुत सारी जितनी भी लगभग धातुएं हैं, कुछ धातुओं को छोड़ के, वो सभी धातुएं पारे से संयोग करके, पारे के साथ मिलके और अमलगम बनाती हैं। ठीक है, तो इसमें आधार धातु क्या हो जाएगा? आधार धातु पारा हो जाएगा, बेस मेटल पारा हो जाएगा। बाकी कोई भी धातु अलग से ले लें तो उनको मिला के और मिश्र धातु बनाया जाता है, अमलगम बनाया जाता है। तो अमलगम क्या होता है? एक तरीके का मिश्र धातु होता है। ठीक है ना, यानी कि 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण होता है, मिश्र धातु होता है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ों को याद रखेंगे, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि अमलगम मिश्र धातु होती है और किसकी, इसमें आधार धातु क्या होता है? Hg होता है, पारा होता है। ठीक है ना, चलिए
अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि 20 ग्राम लवण 100 ग्राम जल में घुल जाता है, जिसे 25 डिग्री सेल्सियस पर संतृप्त विलयन बनता है। इस विलयन का वह भार जिससे 12 ग्राम ठोस लवण पूर्ण वाष्पन पर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, 12 ग्राम ठोस लवण पूर्ण रूप से वाष्पन पर प्राप्त हो जाता है, वो विलयन का भार आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, आप बहुत इजी वे में इसको कर सकते हैं। देखिए कह रहा है कि 20 ग्राम ठोस को हम 100 ग्राम जल में घोलते हैं। तो 20 ग्राम ठोस को अगर 100 ग्राम जल में घोलते हैं तो विलयन कितने का हो जाएगा? 120 ग्राम का हो जाएगा। ठीक है, और 120 ग्राम में ठोस कितना है? 20 ग्राम है। भाई लवण है तो लवण ठोस अवस्था में ही तो रहेगा, तभी तो वो जल में घुलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से 20 ग्राम ठोस प्राप्त होता है 120 ग्राम विलयन से। अब 120 ग्राम कैसे हुआ है आप कंफ्यूज ना होइएगा। 100 ग्राम जल है और उसमें 20 ग्राम आपका लवण घोला जाता है, तो 120 ग्राम विलयन हो गया। तो 20 ग्राम ठोस प्राप्त होगा 120 ग्राम विलयन से। तो इस तरीके से अगर हम 1 ग्राम ठोस को अगर हम बात करें तो ये 120/20 हो सकता है ना भाई। 20 ग्राम ठोस 120 ग्राम विलयन से प्राप्त होता है, तो 1 ग्राम ठोस कितने विलयन से प्राप्त होगा, कितने ग्राम विलयन से? तो 120/20 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है कि 12 ग्राम ठोस कितने से प्राप्त होगा, तो 1 ग्राम ठोस इतने से प्राप्त होता है, इतने ग्राम विलयन से प्राप्त होता है। तो 12 ग्राम ठोस कितने विलयन से प्राप्त होगा, तो सिंपली 1 में हम 12 का गुणा कर देंगे। तो अगर एक साइड गुणा किए हैं तो दोनों साइड गुणा करना पड़ेगा। तो 120/20 पहले से था और इंटू 12 हम कर देंगे, क्योंकि इधर भी 12 से गुणा किए हैं तो इधर भी हमारा 12 से गुणा करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 छक्के 12 और 12 छक 72। तो इस तरीके से 72 ग्राम विलयन से 12 ग्राम ठोस प्राप्त होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है मैं बहुत अच्छे तरीके से आपको समझा पाया हूँ। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए कि 20 ग्राम लवण है, 100 ग्राम जल में घुलता है। 20 ग्राम साल्ट को अगर 100 ग्राम जल में घोलेंगे तो विलयन कितना होगा? 100 + 20 यानी कि 120 ग्राम हो जाएगा। विलयन 120 ग्राम हो गया। तो 120 ग्राम विलयन में 20 ग्राम ठोस है, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 20 ग्राम ठोस प्राप्त होगा 120 ग्राम विलयन से। क्या लिख सकते हैं कि 20 ग्राम ठोस 120 ग्राम विलयन से हमारा प्राप्त होगा। तो 1 ग्राम ठोस अगर निकालें तो ये जो 20 है ये इसके भागे में चला जाएगा, भगे में चला जाएगा। तो 120/20 ग्राम हम लिख सकते हैं। 1 ग्राम विलयन, 1 ग्राम ठोस जो है वो 120/20 ग्राम विलयन से प्राप्त होगा। तो अगर 12 ग्राम का निकालें तो 12 ग्राम हो जाएगा 120/20 और गुणे 12। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 72 आंसर निकल के आ जाएगा, 72 ग्राम विलयन निकल के आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे मैंने आपको सॉल्व कराया, आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण कहलाती है। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखेंगे, किसी भी अणु, परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना, इलेक्ट्रॉनों का त्यागा जाना ऑक्सीकरण कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर सोडियम है, ठीक है, तो सोडियम से अगर Na पे एक धनावेश हो गया और एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो हम कहेंगे कि यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हो रही है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो रही है। क्योंकि आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन एक निकल रहा है, इस सोडियम परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो ये Na+ में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीकरण जब होगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो जाहिर सी बात है कि जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जैसे कि Na से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो हम लिख सकते हैं इसको Na पे एक धनावेश +1e, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये इस वाले परमाणु से निकल रहा है तो इस पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जा रहा है। तो ये प्रक्रिया क्या होगी? ऑक्सीकरण। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखेंगे। इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना और
इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या कहलाती है। कई बार ये भी पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉनों का जुड़ना या फिर इलेक्ट्रॉनों का निकलना या फिर इलेक्ट्रॉनों का बराबर साझेदारी करना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉनों का निकलना जो है, इलेक्ट्रॉनों का त्यागा जाना ऑक्सीकरण प्रक्रिया कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो लोहे पर जंग लगना भी ऑक्सीकरण का उदाहरण है, क्योंकि नमी की उपस्थिति में जो लोहा है, आयरन जो है, उस पर ऑक्सीजन के प्रभाव से बहुत सारे धूल मिट्टी आकर जम जाते हैं, जिसके कारण धीरे धीरे नमी के प्रभाव में उसका जो उस पर जो है वो जंग लगना शुरू हो जाता है। उस पर एक तरीके से दाने दाने तरीके से उस पर जो है वो एक तरीके से आवरण जम जाता है, ठीक है, और उसी को हम जंग लगना कहते हैं। तो ये किसका उदाहरण है? ऑक्सीकरण का उदाहरण है। एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, इसको भी हम ऑक्सीकरण कहते हैं। कई परिभाषाएं हैं, जिसमें पहली परिभाषा तो यही है कि किसी भी परमाणु, अणु, परमाणु या आयन से इलेक्ट्रॉनों का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। या फिर ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे C+O2 एरो CO2, ये क्या है? ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा कि लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण का। तो इसे आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि Fe पे 2 पॉजिटिव चार्ज की Fe पे 3 पॉजिटिव चार्ज में रूपांतरण की प्रक्रिया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है। बड़ा इजी तरीके से आप बता सकते हैं अगर आपने कंसेप्ट को अच्छे से देखा होगा और ध्यान से सुना होगा तो मुझे उम्मीद है कि अभी तक आपने आंसर बता दिया होगा। देखिए साहब, मैंने बताया था आपको कि किसी भी तत्व है, किसी भी परमाणु पर जितना आयन है, जैसे Fe पे यहाँ पे पहले 2 चार्ज है, ठीक है, अब ये Fe पे 3 चार्ज हो गया। तो यही पूछ रहा है कि Fe पे 2 चार्ज से Fe पे 3 चार्ज में परिवर्तन करने पर कौन सी प्रक्रिया हुई। तो यहाँ पे चार्ज, पॉजिटिव चार्ज 2 है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज 3 है, और किसी भी परमाणु या तत्व पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये प्रदर्शित करता है कि उतने इलेक्ट्रॉन निकले हैं। जैसे इससे क्या प्रदर्शित हो रहा है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो 2 पॉजिटिव चार्ज इस पे विद्यमान है, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज देखते हैं, तो यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन और निकला है। इससे 1 इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा, इससे अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है तो 1 पॉजिटिव चार्ज और बढ़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, इस वाले परमाणु से, इस वाले तत्व से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। तो इलेक्ट्रॉनों का निकलना क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज की संख्या अगर बढ़ रही है तो इस स्थिति में ऑक्सीकरण है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे 3 है, तो इससे इसमें रूपांतरण हुआ, तो 2 से 3 में बदला, यानी कि पॉजिटिव चार्जों की संख्या बढ़ रही है। तो इस स्थिति में ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीकरण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और मैंने कंसेप्ट को भी बता दिया कि यहाँ से 1 अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तभी तो 1 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो 2 में 1 पॉजिटिव चार्ज जोड़ेंगे तो 3 पॉजिटिव चार्ज हो जा रहा है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक तत्व का परमाणु क्रमांक 19 है और परमाणु भार 39 है, उनमें न्यूट्रॉनों की संख्या होगी। अरे भैया, ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार आपको करा रखा है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर ये सॉल्व करने नहीं आ रहा तो यकीन मानिए साहब, आपको मेहनत करने की बहुत ज़रूरत है, रेगुलर टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करने की बहुत ज़रूरत है। मैंने बताया था कि परमाणु भार पभ बराबर पक प्लस नस, ये मैंने एक ट्रिक बताया था, ठीक है, ये फॉर्मूला याद करने का, यानी कि परमाणु भार बराबर परमाणु क्रमांक प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आपको क्या करना है? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालना है। तो इसको यहीं पर रख देते हैं और परमाणु क्रमांक जो है वो इधर पक्षांतर कर देते हैं। तो अब न्यूट्रॉनों की संख्या यानी कि नस बराबर हो जाएगा पभ पभ माइनस पक, यानी कि परमाणु भार और माइनस परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार 39 दिया गया है और परमाणु क्रमांक 19 दिया गया है, सिंपली घटा देंगे, 20 आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको यही फॉर्मूला याद रखना है कि पभ बराबर पक प्लस नस।
अब जो भी चीज़ आपको दिया गया है, मान लीजिए न्यूट्रॉनों की संख्या दिया रहता और परमाणु क्रमांक दिया रहता, अगर पूछ देता परमाणु भार तो सिंपली इन दोनों को जोड़ देते। तो यही फॉर्मूला बस आप याद रखेंगे, ठीक है। ट्रिक की सहायता से भी मैंने बता दिया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। या फिर ये भी ध्यान रखेंगे कि परमाणु भार और परमाणु क्रमांक दिया गया है, न्यूट्रॉनों की संख्या अगर पूछ रहा है तो ज़्यादा में से कम को घटा देंगे, तो 39 में से 19 को घटा देंगे तो 20 आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि तत्व के सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तत्व जो एलिमेंट है उसके सबसे छोटे भाग को क्या कहते हैं। तो ये भी बड़ा आसान सा सवाल है, ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, ठीक है ना, एटम कहते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। एटम से रिलेटेड कई थ्योरम भी हैं, कई जो है वो लॉ भी हैं, जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है। तो ये भी चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि तत्व के सबसे छोटे भाग को परमाणु कहते हैं, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि ऑक्सीकरण रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन त्याग होता है। तो ये तो सही ऑप्शन लग रहा है। दूसरा भी देख लेते हैं कि क्या दूसरा कहीं गलत तो नहीं दिया। तो दूसरा दिया गया है कि ऑक्सीजन का संयोग होता है। तो मैंने ये भी बताया था कि किसी भी परमाणु अणु या आयन में या फिर किसी भी तत्व में ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये भी सही है। तीसरा है कि विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में वृद्धि, यानी कि धनात्मक संख्याओं का बढ़ना। ये भी आपको मैंने बताया था कि Fe पे 2 से Fe पे 3 हो गया था। तो ये भी ऑक्सीकरण का ही एग्जाम्पल था। तो ये तीनों सही है। तो चौथा ऑप्शन क्या दिया गया है, उपरोक्त सभी। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए हड़बड़ा के आपको आंसर टिक नहीं करना। ऐसा नहीं है कि यही आंसर सही है तो ए ऑप्शन तुरंत क्लिक कर दिया, ऐसा नहीं है। सभी को देखना होगा कि उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन दिया तो नहीं है। अगर दिया है तो सबको देखना होगा कि कहीं 2-3 स्टेटमेंट सही तो नहीं है। अगर 2 भी सही हैं, अगर इसके बारे में आपको कंफर्म नहीं है तो 2 सही है, तो जाहिर सी बात है कि उपरोक्त सभी होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन को आपको कराए और आज का टेस्ट सीरीज़ यानी कि आज के ये 10 प्रश्न आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट लगे और काफ़ी मज़ा आया टेस्ट सीरीज़ सॉल्व करने पे। इस वीडियो के बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आपको वीडियो, और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अगर आपकी थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो, क्योंकि जितने स्टूडेंट्स चैनल के साथ जुड़ेंगे उतना ही मज़ा आएगा पढ़ाई करने में, उतना ही मज़ा आएगा आपको ज़बरदस्त कंटेंट देने में। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को जोड़िए। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके जो फैमिली मेम्बर हैं जो कि आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा देने वाले हैं, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, तो उनको इस चैनल के साथ जोड़िए और प्रिपरेशन करने के लिए कहिए। रोज़ाना कम से कम आपको टेस्ट सीरीज़ ज़रूर सॉल्व करना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा बन पाए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।